समवेयर अराउंड इन 2017 मैंने पहली बार ये देखा कि यार लोगों को ना फाइनेंस समझ में नहीं आ रहा है. मतलब मेरे को बहुत लोग मिलते थे, मेरा खुद का पूरा एक सेटअप था. मैं ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी का पूरा बिजनेस अभी भी करता हूँ. मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को गाइड करता हूँ कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है. तो मैं जब क्लाइंट को पिच करने जाता था कि सर आप डालिए 50-60 हज़ार रुपया, डालिए 1-2 लाख रुपए, तो वो लोग बहुत ऐसा मेरे को हाँ डाउट से देखते थे कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है. कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट की बात है कि भाई सट्टा है, गैम्बलिंग. आज भी ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज भी ना 50% इंडियंस तो यही सोच रहे हैं. स्पेशली आप देखेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स है, क्योंकि उनके टाइम में ना स्टॉक मार्केट के अंदर उतनी रेगुलेशंस नहीं होती थी. ओके. नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट बट ओवरऑल पूरे फाइनेंस सेक्टर में. राइट. सेबी कहाँ था? एग्जैक्टली. 1992 का जो पूरा स्कैम हुआ उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन शायद यही था कि सेबी नहीं था. हाँ. अगर सेबी होता तो शायद वो नहीं होता, शायद. बिल्कुल. और अभी मार्केट में सेबी बैठा है. तो ये पहले नहीं था, इसके लिए फ्रॉड होते थे. मैं मानता हूं कि बहुत लोगों के पैसे पहले डूबे हैं, बट अभी ऐसा नहीं है. राइट. मार्केट पूरा ट्रांसपेरेंट बन चुका है, एफिशिएंट बन चुका है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि आपका 1 रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता. रियल टाइम में सब कुछ ट्रैक हो रहा है, और रियल टाइम में सब कुछ प्रॉपर, मतलब सिस्टम्स के थ्रू आपने पैसा डाला, सीधा पैसा गया. यस. ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें ईजी हो गई. तो मैं जब क्लाइंट से मिलता था, आज से 6-7 साल पहले, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं मेरे पहचान वालों को भी पिच करता रहा ना कि आप 10-50 हज़ार रुपए भी डाल दो. नहीं डालते थे. तब मेरे को पहली बार समझ में आया कि भाई इनको ना फाइनेंस समझ में ही नहीं आता है. राइट. उनको क्या लगता है कि भाई बैंक में पैसे रख दो, वही सेफ है और वही फ्यूचर है. हाँ. तो फाइनेंस की ना, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. और वो उस दिन से लेकर आगे के 3-4-5 साल तक मैं यही सोचते रहा कि यार ये फाइनेंशियल लिटरेसी की जो प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व कैसे करूं. तो तब से मेरे दिमाग में था कि कुछ तो करना है. हाँ. अच्छा, शुरू में मैंने हेल्प करना शुरू तो किया. मैंने क्या बोला, मैं बोला सर आप 10-20 हज़ार रुपया डालिए, मैं आपको गाइड करूंगा. मैं पर्सनली उनको गाइड करता था. लेकिन आप मुझे बताइए, मैं अकेला कितने लोगों को गाइड कर पाऊंगा? नॉन स्केलेबल है ये. ऑफकोर्स नॉन स्केलेबल है यार. मैं 1000-2000 क्लाइंट से ज़्यादा ले ही नहीं पाऊंगा. हाँ. आज मैं 12,500 क्लाइंट्स को हेल्प कर पा रहा हूँ. क्यों? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकली एंड जो हम लोग ने पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया है. तो मेरे को तब समझ में आया. पहले मैंने सोचा कि हाँ चलो सबको हेल्प करते गाइड करेंगे. ऑफकोर्स बिजनेस है तो मैं कुछ उनसे चार्ज भी करूंगा. एंड वी स्टार्टेड डूइंग दिस. बट एक लेवल के बाद करीब 2018-2019 में मेरे को ये समझ गया कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे कुछ और सोचना था. और मैंने समझ लिया कि यार लोगों को हेल्प मत करो, लोगों को सिखा दो. हाँ. जैसे अगर आपको हर बार मेरी हेल्प लेनी पड़ रही है तो आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे. बेटर मैं एक बार वो चीज़ आपको सिखा दूं तो लाइफ टाइम का आपका प्रॉब्लम सॉल्व. सो फ्रेज है ना कि लाइक गिव अ मैन अ फिश, ही विल नॉट बी हंग्री फॉर वन डे. टीच हिम फिशिंग, ही विल नेवर बी हंग्री हियर आफ्टर. करेक्ट. तो बस यही प्रॉब्लम मैंने समझी और मैंने इसका बेस्ट सोल्यूशन यही समझा. पहले मुझे लग रहा था कि मैं सबको गाइड कर लूंगा. हाँ. मतलब सबको इन्वेस्टिंग में हेल्प कर लूंगा, क्या सही क्या गलत, बट कितना करूंगा मैं, उससे ग्रो नहीं कर पाऊंगा. 500-1000 लोग, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा. तो 2019 में मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जहां मैं लोगों को ही फाइनेंशियली लिटरेट बना दूं. मतलब अगर आप समझिए, आपको पता है पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपको पता है कैसे उससे बेटर रिटर्न कमाने, यू नो हाउ टू मेक 50% पर एनम. तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना. अब आपको ज़्यादा कमाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी पैसा कमा के जाएगा, कमा के देगा. मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी आज एक्टिव इनकम कम है, पैसिव इनकम उससे ज्यादा है. एक्टिव इनकम वो लोग इसलिए अर्न कर रहे हैं कि चलो कुछ तो कुछ करते रहते दिन में, वो अपने पैशन का काम करो. हाँ. कुछ प्रोडक्टिव क्या कर सकते हैं, यू नो. यस. वो चीज के हिसाब से. तो मैंने 2019 के आसपास ये समझ लिया था कि अब मेरे को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं लोगों को सिखाऊं. तो मैंने पर्सनली पहले शुरू किया. मैं जूम पे लोगों से कनेक्ट करता था. 5, 10, 15, 20 लोगों को मैं सिखाता था. मैं उनको पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल सिखाता था. उनका पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स कैसे बचाना है, कैसे हाई रिटर्न अर्न करने, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, हर एक चीज़ में सिखाता था. बट अगेन प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम ये हुई कि मैं 10-15 लोगों तक ही पहुँच पा रहा हूँ. मैंने सोचा इसको अगर सच में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब बड़े लेवल पे सॉल्व करना है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा. और फिर मैंने डेटा, फैक्ट्स, बहुत सारी रिसर्च की. करीब 1-1.5 साल की पूरी डिटेल रिसर्च के बाद मेरे को समझा कि जो मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ एक्चुअली में प्रॉब्लम उससे बहुत बड़ी है. मैं आपको एक नंबर से एग्जांपल दे देता हूँ. जो फैक्ट है, डेटा है, आप गूगल करेंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. यू कैन चेक दिस डेटा. इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब इंडिया में कितने लोग फाइनेंशियली लिटरेट है,
उसकी पहली बात तो ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाता। अभी बताओ डेटा। हाँ, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज ओनली 27%। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है। मतलब जो ये 20% हम काउंट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा 27 तो फिर भी गुड नंबर है। नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि 27 तो डिसेंट है। नहीं, तो ये 27 में कौन है मैं बताता हूँ। ये वो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट रेट समझ में आता है, इन्फ्लेशन समझ में आता है, और कंपाउंडिंग थोड़ा बहुत समझ में आता है। दैट्स इट। इनको स्टॉक मार्केट नहीं आता है, इनको सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना भी नहीं आता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तो इनको पता ही नहीं है। मतलब आप समझिए 27% जो नंबर है ना, मैं इस पे भरोसा ही नहीं कर सकता। मतलब इनको कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को यूज करके रिटर्न्स कैसे लेने का वो नहीं पता है। वो नहीं पता है। मतलब मुझे मालूम है कि कंपाउंडिंग होता है, लेकिन कंपाउंडिंग कराए कैसे? हाँ, मेन तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात होगी। हाँ, ये देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी जब मैं बोलता हूँ ना, लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आई थिंक क्रेड के फाउंडर ये चीज़ बोल रहे थे, जब हम स्विगी जोमेटो में 50-50 रुपए के कूपन कोड्स के लिए इतनी मेहनत करते, देखते कि यहाँ पे कूपन यहाँ पे मिल रहा है कि डिस्काउंट यहाँ पे, और बाद में देखते आधा घंटा चला गया। तो 50 रुपए के लिए आपने अपने आधे घंटे को कुर्बान कर लिया। आपके आधे घंटे की वैल्यू, कुछ लोग की आधे घंटे की वैल्यू तो हजारों लाखों में हो सकती है। देखो, ये अमीर तो ये एटीट्यूड सही नहीं है। यस, राइट। और अमीर लोगों में ना यही सही होता है। हाँ, जिसका रिच माइंडसेट है वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जनरली इंसान को क्या करना चाहिए, मैं आप सारी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि अगर आपको सच में लगता है ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करने का है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैंने ये कर लिया फिर पता चला टाइम वेस्ट हुआ, तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। आप ना अपनी वैल्यू निकालो कि भाई मेरी वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कोई प्रोफेशन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं वीडियो एडिटर हूँ, या लेट्स से मैं एक राइटर हूँ, या लेट्स से मैं कोई और काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि यार मेरे 1 घंटे की वैल्यू ना 2000 रुपये है। अगर मैंने ये इवैल्यूएट कर दिया, मेरे सामने डेस्क पे लिख के रख दिया ना, तो मैं कभी 1 घंटा वेस्ट नहीं करूँगा। अब लोगों का क्या है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। मतलब जो उनको क्या लगता है कि हाँ ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, टाइम की वैल्यू नहीं है, वो हम इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं भूल जाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप डेस्क पे लिख लो। अच्छा, अभी बहुत लोग आपके ऑडियंस हो सकती है जो स्टूडेंट है, वो बोलेंगे यार हम कैसे वैल्यू निकाले, हम तो अभी पढ़ रहे। चलो ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होगा कि भाई मेरे को 5 साल में यहाँ तक पहुंचना है। तो जो आपका गोल आपने सेट किया है उसका एक नंबर होगा। मतलब आप ऑफ कोर्स सारे गोल क्वांटिटेटिव नहीं होते, बट फिर भी आप उसको क्वांटिफाई करो। किसी को महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, किसी को 2 लाख कमाना, तो उसके हिसाब से। हाँ, तो अगर आपने सोच लिया कि आज से 5 साल बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, या आज से 5 साल बाद में कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा, और मेरा पे पैकेज जो होगा वो कम से कम 20 लाख रुपया पर एनम होगा। अभी आप उसको डिवाइड करो कि आपका डेली वैल्यू कितना आता है, और उससे डिवाइड करो कि आपका आर्ली वैल्यू कितना आता है। तो यही आपकी आर्ली वैल्यू है, और लोग ये नहीं कर पाते। सो लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी आर्ली वैल्यू क्या है, जिससे कि उनका टाइम को देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा बदल जाए।